गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे अपनी अपनी जगह पर। मैं भी ठीक हूँ भाई। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा था यार उसको भी करवा दूं। वैसे तो मैंने वो लाइव आके पढ़ाया था यूट्यूब पर, बट उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है ना। कोई वीडियो है भी नहीं मेरे इस प्ले लिस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो मैंने सोचा है कि उस टॉपिक की भी वीडियो मैं बना देता हूँ। तो टॉपिक का नाम है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और अपने लोग आज स्टडी करेंगे कि सेल्स को कंबाइन अपने लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सेल्स का बेसिक कम्बिनेशन देखा जाए तो तीन तरह से हो सकता है। पहला सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन, और तीसरा मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको सेल के बारे में चाहिए वो पहले समझ लीजिए क्या होता है। ये आपके पास एक सेल, ठीक, और इस सेल का अपना कोई ईएमएफ होगा। मैंने मान लिया वो ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट। ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट। ठीक। तो मैं क्या करता हूं ना, इस 2 वोल्ट को मेजर करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर यूज कर लेता हूं। ठीक है। अब भाई वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल में लगा दिया इसके, तो क्या करेगा वोल्ट मीटर, इस 2 वोल्ट को मेजर करना चाहिए उसको। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। ये इस 2 वोल्ट को मेजर नहीं करता, ये मेजर करता है इससे कम। मान लेता हूं कितना, 1.8 वोल्ट। ऐसा क्यों? तो जो कुछ ना कुछ ड्रॉप था, जो 0.वोल्ट का ड्रॉप होना चाहिए था 2 वोल्ट इसके क्रॉस, वो 0.2 वोल्ट का ड्रॉप कहाँ गया? कुछ के दिमाग में चल रहा होगा सर ये वायर्स है, ये वायर्स का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जो पर्टिकुलर वो रेजिस्टेंस होगा उसने वो थोड़ा बहुत वोल्टेज ले लिया। बट अपने लोग क्या मानते हैं, इन वायर्स को नेग्लेजिबल, इनका ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है और ये वोल्टेज भी ना के बराबर ही उठाते हैं। बट देखा जाए तो 0.2 वोल्ट तो अच्छी खासी वोल्टेज है। ठीक। तो वो पर्टिकुलर 0.2 वोल्ट गया तो गया था। तो होता क्या है बेसिकली, इस सेल का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इस सेल का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो देखा जाए ये जो ईएमएफ है ई नाम का, ये दो जगह जाके ड्रॉप होता है। ये दो जगह जाके ड्रॉप होता है। तो दो जगह कौन कौन सी? एक इंटरनल से, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है, और दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कोई भी आपने एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगा रखा होगा सर्किट में, तो उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा उसको अपने लोगों ने लिखा कुछ आई इंटू स्मॉल आर, अगर आई नाम का करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव आउटसाइड द सेल, और करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल। ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, और जिसके वजह से स्मॉल आर के अक्रॉस एक ड्रॉप होता है जिसको नाम दिया जाता है आई आर। सिमिलरली एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो करता है जो कितना होगा, करंट आई इंटू, अगर मैं इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कैपिटल आर, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर। तो मैक्सिमम पार्ट आपका वोल्ट मीटर के क्रॉस ड्रॉप हुआ, क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है। तो आई आर प्लस कैपिटल आई आर गिव्स यू अ टोटल ईएमएफ। तो कहा जाता है भाई एक्सटर्नल सर्किट में जो ड्रॉप जाता है उस पर्टिकुलर ड्रॉप को नाम दिया जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दिया जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से V की वैल्यू निकल के आती है, तो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ठीक। अब इस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स, अच्छे खासे ग्राफ्स, अच्छे खासे कंसेप्चुअल्स बन जाते हैं। तो मैं आपको वही बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, कंसेप्चुअल्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है, और ग्राफ्स कैसे आ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस 1 घंटा अगर बन जाती है ये वीडियो, तो प्लीज 1 घंटा दीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, कुछ लेके जाओगे, देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, दे जाओगे, आपको नहीं पता है क्या दे जाओगे, बट दे बहुत कुछ जाओगे आप लोग। बस आपको इस 1 घंटे के लिए वीडियो देखनी है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V यहाँ पर क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट के अक्रॉस जाने वाला है, बाहर जाने वाला है। तो V यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या होगा, लेस होगा, किससे, EMF E से। ठीक। अब ये V की डिपेंडेंसी देखना चाहो किसके ऊपर, कैपिटल R के ऊपर, बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर इसका, उसकी डिपेंडेंसी कैसी होगी? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ V और R की ऊपर। तो V और R के ऊपर का जो ग्राफ होगा वो ध्यान से देखो क्या होगा। अगर मैं कैपिटल R बढ़ाऊंगा तो V इज इक्वल टू आई आर, तो कैपिटल R बढ़ाने पर V बढ़ेगा।
ठीक, अब इस कैपिटल आर को अगर मैं इन्फिनिट कर दूं, क्या वी इन्फिनिट हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो इस ईएमएफ की वजह से है। तो ईएमएफ अगर खुद ही 2 वोल्ट है तो यार वी इन्फिनिट कैसे हो जाएगा? वो पर्टिकुलर रजिस्टर क्या करता है, मैक्सिमम ईएमएफ को चुराने की बात करता है। मैक्सिमम पार्ट आपका उस कैपिटल आर के क्रॉस चला जाए अगर स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो। अगर इसको भी मैं नेग्लेजिबल मान लेता हूँ स्मॉल आर को, तो अपने लोग फिर यही कहेंगे सारा का सारा ईएमएफ कहाँ चला गया, एक्सटर्नल रजिस्टर के क्रॉस चला गया। बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपका इस सेल का होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इन वायर्स का होता है, तो बचा हुआ वोल्टेज सारा का सारा कहाँ चला जाता है, एक्सटर्नल के क्रॉस। तो अभी के लिए क्या है, अगर कैपिटल आर को चेंज करूंगा तो वी चेंज होगा, कैपिटल आर को बढ़ाऊंगा तो वी बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर लिमिट तक वो लिमिट होती है ईएमएफ से कम। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं वो ईएमएफ ई की वैल्यू समथिंग ये है। तो स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू अगर जीरो होगी, कैपिटल आर की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, तो वी भी जीरो होगा। बट अगर इसको मैं बढ़ाता हूं तो वी भी बढ़ेगा कंटिन्यूअसली, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये आपका जो वी है ये कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कांस्टेंट हमेशा ईएमएफ से कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि आई आर पार्ट को ईएमएफ से क्या करना पड़ेगा, माइनस तो भाई करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये आपका ग्राफ ई वर्सेस कैपिटल आर समथिंग कुछ ऐसा बनता है। कभी भी ऐसा मत कर देना स्ट्रेट लाइन बना दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर के ग्राफ की, तो क्या होगा भाई, ईएमएफ वर्सेस कैपिटल आर के ग्राफ की, तो भाई अगर वी बढ़ रहा है तो ई भी बढ़ेगा? नहीं भाई, ईएमएफ बोले तो सेल का ईएमएफ जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 2 वोल्ट है तो 2 ही वोल्ट रहेगा, कैपिटल आर को जितना मर्जी चेंज कर दो ईएमएफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ई वर्सेस कैपिटल आर का जो ग्राफ होगा हमेशा, तो ई यहां पर आपने बनाया, कैपिटल आर ये हो गया, तो स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रहे ई वर्सेस कैपिटल आर का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं कि भाई ई वर्सेस आई, वी वर्सेस आई का ग्राफ कैसा होगा, तो कहीं गलती से भी ओम्स लॉ मत लगा देना, क्योंकि ओम्स लॉ तो क्या कहता है, वी वर्सेस आई का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और हमेशा इंक्रीजिंग होता है। ठीक, वो एक सर्किट के अक्रॉस है, जब आप एक पर्टिकुलर ईएमएफ को बढ़ाते हो, वी को बढ़ाते हो, आई ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। बट यहाँ पर जो वी है वो मिल रहा है यार कहीं से, वो कहां से मिल रहा है, वो एक सेल से मिल रहा है और इसके अक्रॉस का ड्रॉप है। अब आप खुद सोचिए यार कि कैपिटल आर की वैल्यू आपके हाथ में है, ठीक, आप उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, आर की वैल्यू को बढ़ा रहे हो। इस आर की वैल्यू को बढ़ाने पर क्या होता है, सेल का करंट तो कम होता है ना, सेल का करंट कम होता है, बट वी क्या करता है, बढ़ता है। अरे भाई, कैपिटल आर के बढ़ने पर आई कम हो रहा है, ठीक, और उसी कैपिटल आर के बढ़ने पर वी बढ़ रहा है, तो इनका रिलेशन आपस में ध्यान से देखो कैसा हुआ, इनवर्स हुआ या नहीं हुआ यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, कहीं गलती से भी ओम्स लॉ मत लगा देना कि ये इस लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दे, ना ना ना, गलत हो जाएगा काम। तो इस केस में क्या करना है कि भाई जब आपका ये वी जीरो होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। वी जीरो कब होगा, तो भाई वी जीरो तब होगा जब आर जीरो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, तो वी भी जीरो। तो आई मैक्सिमम क्यों हुआ सर, तो भाई करंट आई की जो वैल्यू होगी सर्किट में, तो ध्यान से देखो वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है ईएमएफ की वजह से। ठीक, और अपॉन में आता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर मैं कैपिटल आर को जीरो कर देता हूं तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो कैपिटल आर जीरो का मतलब वी जीरो, ठीक, और करंट मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? और यही अगर कैपिटल आर को मैक्सिमम कर दिया, वी मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो अगर वी मैक्सिमम करंट मिनिमम, और ये करते करते आपका समथिंग ग्राफ ऐसा बनेगा जहां पर ध्यान से देखिए, वी अगर जीरो होगा तो आई मैक्सिमम होगा, वी अगर जीरो होगा तो आई मैक्सिमम होगा, और वी अगर मैक्सिमम होगा तो आई मिनिमम होगा। तो ये ग्राफ समथिंग ऐसा बनता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, वो ऑटोमेटिकली वी ओम्स लॉ का जो पर्टिकुलर स्लोप था वो क्या बताता था, वो भी रेजिस्टेंस बताता है, ये भी रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, बट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये बताएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपके बोर्ड में काफी बार आते हैं, इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इस ग्राफ को तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये 3 आपके ग्राफ और ये आपकी एक्सप्रेशन v इक्वल टू ई माइनस आई है।
V इज इक्वल टू ई, वी ग्रेटर देन ई और V लेस देन ई। ये भी आपका यहाँ पर आ सकता है कि V की जो वैल्यू है वो लेस होती है ई से, पहला पार्ट। V की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है ई से, दूसरा पार्ट। और V की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू भी हो सकती है भाई ई के। ये तीनों के तीनों पार्ट आपको पता होने चाहिए भाई। कैसे भाई? पहला पार्ट तो समझ में आता है, कहां से आया भाई? ये वाली एक्सप्रेशन से आया, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से। अगर आई आर पार्ट ई में से माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है V की वैल्यू ई से तो कम ही होगी। कितनी कम होगी? आई आर पार्ट कम होगी। तो एक केस होगा कब? जब सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट आपकी क्लोज्ड हो, या आप कह सकते हो सेल आपका डिस्चार्ज हो। सेल इज डिस्चार्ज, सेल इज डिस्चार्ज। दूसरी कंडीशन, V ग्रेटर हो जाता है E से, V की जो वैल्यू है वो E से बढ़ जाती है। बढ़ेगी कब? इस केस में बढ़ सकती है। तो ध्यान रहे, जब भी ये I की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा सेल के अक्रॉस, कहने का मतलब सेल को चार्ज करने वाला करंट अगर आ जाता है, सेल को अगर चार्ज करने वाला करंट आ जाता है तो I की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, दैट बिकम्स प्लस। तो V की वैल्यू बढ़ जाती है तो सर्किट बिकम्स आपका क्लोज हो जाएगा और सेल आपका उसके केस में चार्जिंग की कंडीशन में आ जाएगा। तो वो पर्टिकुलर सेल उस समय चार्ज हो रहा होगा और एक्सप्रेशन बन जाती है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, V की वैल्यू E के बराबर तभी होगी जब ये आई आर टर्म जीरो हो जाए। आई आर टर्म जीरो कब हो सकता है? जब या तो I जीरो हो या R जीरो हो। ठीक, I जीरो हो सकता है बट स्मॉल r जीरो कैसे हो जाएगा? तो सर्किट कैसी होगी? ओपन होगी। उस समय आपकी सर्किट विल बी इन ओपन कंडीशन, सर्किट इज एन ओपन कंडीशन। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेल्स के कम्बिनेशन की। तो सेल्स को कितने वे में कंबाइन कर सकते हैं? 3 वे में। कौन कौन से? सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। अब बात करते हैं भाई, जो आपके सेल्स होते हैं वो सीरीज में कैसे लग सकते हैं, पैरेलल में और मिक्स्ड में कैसे। तो पहले बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सेल्स को किस तरह से लगाया जा सकता है भाई? सपोज आपके दो सेल हैं, ठीक है, तो भाई दो सेल्स को इस तरह से भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब उनके अपोजिट टर्मिनल्स को एक साथ लगा दूं, और दूसरा दूसरी कंडीशन कुछ ये, उनके सेम टर्मिनल्स को एक साथ लगा दो, मतलब नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ लगा दो। ठीक है, अब अगर ध्यान दें, ये दो एंड हो गए इस सेल के, तो इस सेल का ईएमएफ मैं मान लेता हूँ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R। ये हो गया दूसरा सेल, तो इस सेल का ईएमएफ हो गया E2 और इंटरनल हो गया R2, और इसके दो टर्मिनल्स हो गए B और C। ये हो गया A और B टर्मिनल्स E1 सेल के, और B और C टर्मिनल्स हो गए E2 सेल के। तो देखा जाए ये दो सेल्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं और इसमें एक ही करंट फ्लो करेगा भाई कंप्लीट ब्रांच में। मान लिया गया है वो करंट कितना है? I करंट। ठीक, मेरी पर्टिकुलर यहाँ पर जरूरत क्या है कि इन दोनों सेल्स को रिप्लेस करके मैं एक सिंगल सेल का यूज करूँ। ठीक, तो सिंगल सेल का ईएमएफ कितना होगा? मान लिया जाए इक्विवेलेंट। उस सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लेता हूँ R इक्विवेलेंट। ठीक, तो A और B के बीच में एक सेल होगा, तो उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देखूं, दैट इज VAB, तो वो कितना होगा? VA माइनस VB। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो VA माइनस VB, तो मैं A और B के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना चाहता हूं तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। ठीक, मैं लिखने को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? E का मतलब हो गया यहां पर E1 माइनस आई एज इट इज, और R की जगह आ जाएगा R। बट अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ लगाता हूँ आपको और इजी हो जाएगा समझने में। तो भाई लूप के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो A से B की तरफ जा रहा है, जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है लूप का? पॉजिटिव। तो मैंने कर दिया पॉजिटिव का E। फिर ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि लूप और करंट अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, लूप है A टू B, करंट है B टू A, तो माइनस का साइन। और R1 के अक्रॉस का ड्रॉप कितना होगा? IR1। क्लियर होती है बात? तो ये इसलिए आ गया माइनस का साइन। डायरेक्टली चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ठीक है, बट ये हो गया डिस्चार्जिंग के लिए, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, बट चार्जिंग के कंसेप्ट को समझाने के लिए किरचॉफ लगाना पड़ेगा।
इसलिए मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन। फिर अगर मैं बात करता हूँ बी टू सी के बीच का, दैट इज वी बी सी, तो यहाँ पर आ जाता है वी बी माइनस वी सी। ठीक, तो वी बी माइनस वी सी के लिए क्या आ जाएगा, वही सेम ई टू माइनस आई आर टू, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ये दो एक्सप्रेशंस, पहली और दूसरी, क्या करना है, इन दोनों को रिप्लेस करना है और एक सिंगल सेल लगाना है। तो भाई सिंगल सेल की दो टर्मिनल्स के बीच में लगेगा, वो लगेगा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, जिसका ईएमएफ हो गया ई इक्वलेंट और इंटरनल हो जाएगा आर इक्वलेंट। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो बन जानी चाहिए वी ए सी, दैट बिकम्स वी ए माइनस वी सी विल बी इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। ठीक, तो बड़ा इजी हो जाएगा यार। मुझे अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए पहली और दूसरी से, तो मुझे वी ए माइनस वी सी अगर चाहिए पहली दूसरी से, मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, वी बी को दोनों तरफ से कैंसिल आउट करना है ना, तो वो कैसे कर सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो वी ए सी बिकम्स वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी। मैंने दोनों एक्सप्रेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ कह सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या करा, वी बी को माइनस करा एक बार प्लस कर दिया, माइनस करता हूं तो ये, प्लस करता हूं तो ये, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, वी ए माइनस वी बी की जगह ई वन माइनस आई आर वन प्लस वी बी माइनस वी सी की जगह क्या लिख सकता हूं, ई टू माइनस आई आर टू। ठीक, अब वी ए सी, तो वी ए सी विल बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, माइनस का साइन आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा आर वन प्लस आर टू। ठीक, तो अब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं कंपेयर करता हूं, ध्यान से देखो, वी एस सी वाली एक्सप्रेशन से इन दोनों को, तो ई इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आती है, तो ई इक्वलेंट आ जाता है आपके पास ई वन प्लस ई टू। सिमिलरली आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस किसके लिए, ए इक्वलेंट और आर इक्वलेंट। तो ये आपके पास हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर यही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सीरीज में कुछ इस तरह से होता, तो मैं एक्सप्रेशंस आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद ही करोगे। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में तो ये हो गया, दैट इज ई वन और आर वन, और यहाँ पर बी और सी के बीच में हो जाए, दैट इज ई टू और आर टू। तो वी ए और वी बी के बीच में ई वन माइनस आई आर वन ही रहेगा, करंट आई ही फ्लो कर रहा है। बट अगर मैं बात करता हूँ बी और सी के बीच में, तो बी से सी की तरफ अगर मैं जा रहा हूं, तो मुझे कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है, माइनस। तो ई टू काय का हो जाएगा उस केस में, माइनस का हो जाएगा, और करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट है ही लूप के, तो वो तो माइनस ही रहेगी। ठीक, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ईएमएफ मुझे क्या मिलेगा फिर, ई वन माइनस ई टू। तो जाहिर सी बात है, जब दो अपोजिट टर्मिनल्स लगे हैं तो ईएमएफ हो जाता है प्लस, और जब दो सेम टर्मिनल्स लगे हैं तो ईएमएफ कर दिया जाता है माइनस। ठीक है, ये तो बात है सिर्फ दो सेल लगाने पर। अगर मैं ज्यादा सेल लगाना चाहूं, कहने का मतलब है मुझे अगर ज्यादा सेल्स लगाने हैं तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स के लिए क्या करना है भाई, वो भी सुन लो अब, है ना। नंबर ऑफ सेल्स जब भी हम बात करेंगे तो आइडेंटिकल होंगे सारे के सारे सेल्स। ठीक है, डिफरेंट सेल्स जब भी होंगे तो दो सेल बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, आ सकते हैं ज्यादा, ऐसा नहीं आ नहीं सकते, बट कभी पूछे नहीं गए। ठीक है, तो दो सेल्स के लिए तो दो डिफरेंट सेल्स की बात करेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स की जब हमने लोगों ने बात करनी होती है, तो वो सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल बोले तो हर सेल का ईएमएफ ई और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर। अगर मैं इसी तरह से नंबर ऑफ सेल्स को लगा देता हूं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये सारे के सारे किस में लगा दिया मैंने, सीरीज में लगा दिया। ठीक, तो ये ईएमएफ इंटरनल, ये ईएमएफ इंटरनल, ये ईएमएफ, और ये हो गया इंटरनल। ये सारे के सारे सेल्स कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो दीज आर व्हाट, एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स। तो इन आइडेंटिकल सेल्स की अगर मुझे बात करनी है, तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे सेल्स का ई इक्विवेलेंट और सारे के सारे सेल्स का आर इक्विवेलेंट, और इसके साथ साथ मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि इस करंट किस पर्टिकुलर कंडीशन पर मैक्सिमम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ई इक्विवेलेंट अगर मुझे पता करना है, तो याद करिए दो सेल्स के लिए
क्या करा था, ईएमएफ E1 था, ईएमएफ E2 था, इंटरनल R1 था तो R2 था। इस केस में आपका ईएमएफ कितना हुआ था, E1 प्लस E2। ठीक, अगर यही दो सेल्स आपके सेम होते E और E, तो ईएमएफ कितना आ जाता, तो दो सेल्स के लिए आ जाता E प्लस E, दैट बिकम्स हाउ मच, 2E। तो भाई अगर n सेल्स हैं तो क्या होगा, तो फॉर n सेल्स ये कितना हो जाएगा, n e के बराबर हो जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। तो इन सच अ कंडीशन E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n e के बराबर। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, n e के बराबर। अगर यहां पर मैं बात करता हूं R इक्विवेलेंट की फॉर टू सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आता है R1 प्लस R2, ये आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिराइव करा। तो R1 प्लस R2, तो यहां पर दो सेल्स अगर आइडेंटिकल हुए तो, अगर ये दो सेल्स आइडेंटिकल हुए तो R प्लस आर बिकम्स व्हाट, 2R। और अगर n सेल्स आइडेंटिकल हुए तो हो जाएगा NR। तो भाई आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा उस केस में, NR के बराबर। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए भाई, अगर इस सर्किट होती क्लोज्ड और उसके अक्रॉस लगा दिया जाता कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R नाम का, तो भाई करंट मैक्सिमम कब फ्लो कर रहा होता। तो भाई करंट के लिए तो पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता, सारा का सारा ईएमएफ E इक्विवेलेंट अपॉन सारा का सारा रेजिस्टेंस। तो सारा का सारा रेजिस्टेंस एक तो इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। ठीक, तो ईएमएफ तो हो गया एन ई के बराबर, इंटरनल हो गया एन आर के बराबर, प्लस एक्सटर्नल हो गया कैपिटल आर के बराबर। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका करंट मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो ध्यान रखें ऊपर का एन रहना चाहिए, एन टाइम्स हो जाए तभी तो मैक्सिमम होगा। ठीक, ऊपर का एन रहे और नीचे का जो एन है वो गायब हो जाए, ताकि डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। नीचे का डिनोमिनेटर अगर मिनिमम करना है तो एन आर जो प्रोडक्ट वाला टर्म है जो मैक्सिमम हो सकता है उसको कम से कम कर दो, उसको इग्नोर कर दो। इग्नोर करने की कोई स्पेशल स्पेशल कंडीशन तो होनी चाहिए ना, तो तभी हो सकता है जब स्मॉल आर बहुत छोटा हो। स्मॉल आर बहुत छोटा होगा तो एन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो छोटा ही रह जाएगा। तो इन सच अ केस अगर कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी किससे, स्मॉल आर से, तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ी चीज से बहुत छोटी चीज को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ना के बराबर ट्रीट करी जाएगी। तो कंडीशन क्या आती है फिर, कंडीशन आती है कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो किससे, स्मॉल आर से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम करंट आई मैक्स, किसके बराबर, एन ई अपॉन कैपिटल आर के बराबर। ठीक है, ये किस केस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स। अब मैं बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो भाई इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए क्या करना होगा। दो सेल्स सपोज पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उस केस में E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो दो सेल्स, एक ये हो गया E1 और इसका ये इंटरनल हो गया R1, दूसरा सेल ये हो गया। ठीक है, तो जिसका EMF था E2 और इंटरनल हो गया R2, इन दोनों को कहाँ लगा रखा है, पैरेलल में। ठीक, अब दोनों में करंट फ्लो करेगा भाई, अलग अलग ब्रांचेस है, करंट भी अलग अलग फ्लो करेगा, I1 और I2 नाम का। दोनों सेल्स किसमें है, पैरेलल में। तो दोनों का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रहेगा सेम, दैट इज V के बराबर। तो अगर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो मैं एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहूंगा सेल E1 के अक्रॉस, दैट इज VA माइनस VB, जो कि V के ही बराबर होगा। तो मैं A से B ब्रांच की तरफ जाता हूँ, ठीक है, ए से बी ब्रांच की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा E1 माइनस I1R1। ठीक, किरचॉफ लगा के चला जाओ, वो लगा के चला जाओ, यहाँ सीधा फॉर्मूला जो आपको पता है V इज इक्वल टू E माइनस IR, वो लगा के भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली ये हो गया E1 के अक्रॉस, अगर मुझे E2 के अक्रॉस चेक करना है तो वो भी V ही रहेगा, तो उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस I2R2। देखा जाए ये दोनों करंट मिलके इस ब्रांच में जाएंगे, दैट इज I करंट। तो ये I की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ये I की वैल्यू हो जानी चाहिए I1 प्लस I2 के बराबर। मुझे करना क्या है, मुझे ये इन दोनों सेल्स को रिप्लेस करना है एक सिंगल सेल के साथ। ठीक, तो मैं I1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, I2 की वैल्यू को यहाँ से निकालूंगा और वहां पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलता है, I1R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। कैसे, तो ये V चला जाएगा ऊपर, I1R1 आ जाएगा इधर।
तो I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू आएगी E1 माइनस वी अपॉन R1। सिमिलरली आप लिख सकते हो I2 की वैल्यू कितनी होगी? E2 माइनस वी अपॉन R2। ठीक, I1 I2 आ गया, वहां पुट कर दो, तो I की वैल्यू कितनी? I की वैल्यू आ जाती है E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। ये आ गई आपके पास I की वैल्यू। ठीक, I आपके पास आ चुका है, तो यहां पर क्या करना है? सिंपली एलसीएम लेना है R1 R2। R1 R2 आपने एलसीएम ले लिया, R2 किधर मल्टीप्लाई करा, दैट इज E1 R2 माइनस V R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? I। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाता है I R1 R2 बिकम्स E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस का साइन और ब्रैकेट में V, सॉरी बार V, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, अब I वाला टर्म उधर और V वाला टर्म इधर, क्यों? क्योंकि मुझे ये वाली इक्वेशन के फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आना। ठीक है, तो V मैं इधर ले आया, V इधर लाऊंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस I ब्रैकेट में R1 R2। क्लियर? अभी R1 प्लस R2 को ऑन राइट हैंड साइड ले जाओ तो V की वैल्यू आ जाएगी, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस I ब्रैकेट में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आ गया। तो सिमिलरली आपको V की इक्वेशन मिल जाती है भाई, तो V विल बी इक्वल टू व्हाट? E माइनस आई आर। तो यहां पर देखिए ये कंप्लीट V है, V E है, ये कंप्लीट क्या है? E है। दो पर्टिकुलर सेल्स जो पैरेलल में थे उसका E इक्विवेलेंट कितना आया? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब कई दिमाग जो है, जो मुझे देख रहे हैं इस समय, उनका ये दिमाग काम कर रहा होगा यहाँ पर कि सर ईएमएफ में रेजिस्टेंस कैसे आ गया? तो मेरे बच्चे ध्यान से देख, ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है। ऊपर का अगर यूनिट देखो तो बनता है वोल्ट ओम, नीचे का यूनिट बनता है ओम, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा तो कंप्लीटली क्या बचेगा? जस्ट वोल्ट। तो इसलिए ये इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आर इक्वलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रेजिस्टर्स अगर आपके पैरेलल में होते तो यही कुछ फॉर्मूला आता, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आर इक्वलेंट का क्या बन जाता? यही बनता। ठीक है, अगर ये दो सेल्स अगर आपके सेम होते, दो सेल्स अगर आपके सेम होते, कहने का मतलब दोनों का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R होता दोनों का। ठीक, तो इसमें पुट करके देखिए एक बार, तो टू आइडेंटिकल सेल्स के लिए, टू आइडेंटिकल सेल्स के लिए क्या होता? E इंटू आर प्लस E इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बिकम्स 2R, तो बन जाता है 2ER अपॉन 2R। तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो EMF कितना रहा? EMF रहेगा सिंगल एक्सेल के EMF के बराबर, दैट इज E। ठीक, EMF में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो R इंटू आर बिकम्स R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस आर, दैट बिकम्स 2R। तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, बिकम्स व्हाट? R अपॉन। तो भाई R इक्विवेलेंट दो सेल्स के लिए जो किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, और वो आइडेंटिकल है, तो इन सच अ केस आपका जो इंटरनल है वो कितना हो जाता है? आर को उन्हीं नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दीजिए जितने सेल्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, बट कैसे सेल्स होने चाहिए? आइडेंटिकल। ठीक है, ओके। यहां पर भाई आपका प्लस नहीं माइनस साइन आएगा, खुद सोचिए कैसे। ये प्लस का साइन है, इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन समथिंग ये आएगा, इक्विवेलेंट के लिए वो आ गया, आर इक्विवेलेंट के लिए ये आ जाएगा। याद रखना है क्योंकि मिक्स्ड ग्रुपिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं एन सेल्स जो कि इसमें है पैरेलल में। ठीक है, एन सेल्स अगर मैं पैरेलल में लगा देता हूं तो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? ठीक, उसके बाद करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग और आपका ये कंप्लीट यूनिट है जो ये खत्म हो जाएगा। तो भाई इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ध्यान रहे
नंबर ऑफ सेल्स आपके पैरेलल में लगे हुए, नंबर ऑफ सेल्स, तो मैं उस एक गिनती को मान लेता हूं n सेल्स है, कितने हैं n सेल्स, तो ये आपके सपोज हो गए n सेल्स पैरेलल में, और सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो भाई ये ईएमएफ ई, ये इंटरनल हो गया स्मॉल आर, ठीक, और इनके अक्रॉस मैंने लगा रखा है एक एक्सटर्नल कैपिटल आर नाम का, ठीक। मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई अगर सेल्स को पैरेलल में लगा दिया जाता है तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिकल के लिए भी और अनआइडेंटिकल के लिए भी, ठीक है। तो अगर आपके एन सेल्स पैरेलल में होंगे तो भाई दो सेल के लिए अगर ई था ईएमएफ, तो एन सेल्स के लिए भी क्या होगा, ई होना चाहिए। आर इक्वलेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर आर इक्वलेंट, आर की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई दो सेल्स के लिए आया था आर बाय टू, एन सेल्स के लिए क्या होगा, आर अपॉन एन, ठीक। अब इसमें से फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो कितना होगा, तो आई करंट विल बी इक्वल टू ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, एक तो इंटरनल हो गया दैट बिकम्स आर इक्वलेंट, प्लस एक होगा एक्सटर्नल दैट बिकम्स कैपिटल आर। तो ई इक्वलेंट की वैल्यू हो गई ई के बराबर, आर इक्वलेंट की वैल्यू हो गई आर अपॉन एन के बराबर, और प्लस हो गया कैपिटल आर, तो ये मिल जाती है आपको आई की वैल्यू। यहां से आप एलसीएम लीजिए और एन चला जाएगा ऊपर, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, एन ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस एन आर, या आ गई आई की वैल्यू, ठीक। अब ये आई की जो वैल्यू आ रखी है इसको करना है मैक्सिमाइज। ये मैक्सिमम कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। डिनोमिनेटर मिनिमम में आपको क्या करना पड़ेगा, एन आर की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्ट है, उसको कम से कम करो। वो कम से कम कब हो सकती है, जब स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, किससे, कैपिटल आर से, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट ना के बराबर होगा। तो आई की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो कब होगी, जब स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, किससे, कैपिटल आर से। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, एन ई अपॉन स्मॉल आर। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल बड़ा था, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इंटरनल बड़ा। इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग अपने लोग अब देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की, ठीक है। तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स आपके सीरीज में भी लगे होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स आपके पैरेलल में भी लगे होते हैं, कहने का मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। मान लेते हैं भाई कुछ आपके नंबर ऑफ सेल्स एन सेल्स, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं, और सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सारे के सारे सेल्स हैं आइडेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ई, ये भी आर, ये ई, ये आर, ये ई, ये आर, ताकि अपने लोग ये शो करवा सकें सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो ये मान लिया गया एक ही पर्टिकुलर रो में एन सेल्स आपके लगे हुए हैं। अब इन एन सेल्स का एम रोज में कॉम्बिनेशन पैरेलल में, तो ध्यान से देखो भाई, पहली रो तो ये हो गई, दूसरी रो सॉरी, ठीक है, एज इट इज वही एन सेल्स फिर से पैरेलल सीरीज में लगा दिए और दूसरी रो में लगा दिए। फिर ऐसे ही चलते हुए कितनी रोज लगानी है, एम रोज, कितनी रोज, एम रोज, ठीक है। एम रोज में आपके ये एन सेल्स कुछ इस तरह से लगे होंगे भाई, तो इनका ध्यान रखना है। अब इनके साथ हमने एक लगा दिया एक्सटर्नल रजिस्टर, जैसे हमने सीरीज में भी लगाया था, हमने पैरेलल में भी लगाया था, तो एक एक्सटर्नल रजिस्टर हमने ये लगा दिया, ठीक। अब हमें ऑलरेडी पता है कि अगर एन सेल सीरीज में लगे होते हैं तो उनका ईएमएफ कितना होता है, एन ई टाइम्स, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, एन आर टाइम्स। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, अगर भूल गए हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और देखिए कहां पर था, ठीक है। तो ई इक्विवेलेंट फॉर एन सेल्स कितना हो जाता है, एन ई के बराबर, आर इक्विवेलेंट फॉर एन सेल्स कितना हो जाता है, एन आर के बराबर। ये है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं यहां लिख देता हूं आपको, ठीक है। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो हम इनको इन सारे सेल्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इस एक रो की जगह एक सिंगल सेल क्यों ना लगाया जाए जिसका ईएमएफ कितना होगा, एन ई के बराबर, और जिसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एन आर के बराबर। तो इन सारे सेल्स को मैंने एक सिंगल सेल के साथ रिप्लेस कर दिया, एन ई जिसका ईएमएफ हो गया और एन आर जिसका इंटरनल हो गया। ऐसे ही मैं बाकी रोज के साथ भी कर सकता हूँ, तो दूसरी रो में भी यही करूंगा भाई, ठीक। और एस ऑन मैं एन रोज के साथ भी यही काम कर सकता हूं, ठीक है। तो देखा जाए इस समय ये एम रोज ना होके आपके एम सेल्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
तो इस समय आपके पास n सेल्स हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और जिनके साथ लगा हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो देखा जाए इस सर्किट को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है इस फॉर्म में अभी तक। अब नेक्स्ट फॉर्म में देखिए तो आपको ऑलरेडी पता है अगर n सेल्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है कंबाइन का, जितना एक सेल का हो। अगर n सेल्स, पिछले केस में आपने पढ़ा, n सेल्स अगर पैरेलल में थे जिसका EMF E था तो सारा इक्विवेलेंट भी E के बराबर था। तो एक पर्टिकुलर सेल का EMF कितना है Ne, सारे सेल्स का कितना होगा Ne ही रहेगा। तो इन सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन अगर मैं करता हूं और इसको रिप्लेस करता हूं एक सिंगल सेल के साथ तो EMF कितना हो जाएगा Ne के बराबर। बट उसी सेम टाइम पर अगर मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए तो ध्यान रहे दो सेल्स के लिए R इक्विवेलेंट आया था R/2, n सेल्स के लिए R इक्विवेलेंट आया था R/n। ठीक है, उस समय इंटरनल कितना था, स्मॉल r था। अब आपका इंटरनल कितना है, nr है। ठीक है, बट कितने सेल्स हैं, m सेल्स हैं, तो कितना हो जाएगा nr/m। ठीक है, तो ये बन जाता है nr/m, इन सारे सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में आपने लगा दिया एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आपने लगाया कैपिटल R नाम का। ठीक, अब इसमें से करंट I फ्लो करेगा तो वो करंट I कितना होगा, वो होगा टोटल EMF जो कि Ne है और टोटल रेजिस्टेंस जो कितना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में, तो इसलिए इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, ऐड। तो nr/m प्लस का कैपिटल R। तो आपको ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, तो Ne अपॉन, यहाँ ले लिया एलसीएम, तो nr प्लस mr का एलसीएम और m चला जाता है ऊपर, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी nme अपॉन nr प्लस का mr। यह आ गई जस्ट करंट के लिए। अगर आपको सीधा सीधा करंट पता करना है तो आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं मैक्सिमम करंट की। तो भाई मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना है, फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको डिनोमिनेटर को मिनिमम साबित करना होगा। तो डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है, तो पहले तो डिनोमिनेटर को लिखिए जरा, एन आर प्लस एम आर, अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक डिनोमिनेटर में। एक बार माइनस कर दिया 2 अंडर रूट एन आर एम आर, और एक बार प्लस कर दिया 2 अंडर रूट एन आर एम आर। ठीक, अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस अंडर रूट ऑफ एम आर का बन जाता है होल स्क्वायर। ये सब मैं डिनोमिनेटर के नीचे कर रहा हूं इस समय, प्लस 2 अंडर रूट एन आर एम आर। ठीक, अब डिनोमिनेटर आपका कुछ इस फॉर्म में है, ये वाला डिनोमिनेटर इस समय इस फॉर्म में है। आई को अगर मैक्सिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर कम से कम हो, और कम से कम अगर उसको करना है तो जो स्क्वायर वाला टर्म है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक, स्क्वायर कम से कम कितना हो सकता है, तो भाई अगर ये दोनों का स्क्वायर माइनस में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्वायर क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, और अगर प्लस में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो तो ऐसे ही प्लस में रहेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 0 तो दैट बिकम्स एन आर माइनस अंडर रूट एम आर की अगर वैल्यू मैं कर देता हूँ 0 तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एन आर इज इक्वल टू एम आर, दैट इज कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है एन आर अपॉन एम के बराबर। अब ध्यान दीजिए कैपिटल आर क्या था, एक्सटर्नल, एन आर अपॉन एम क्या था, एन आर अपॉन एम इंटरनल। सीरीज में आया था कि एक्सटर्नल बड़ा होना चाहिए इंटरनल से, करंट अगर मैक्सिमम चाहते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया था इंटरनल बड़ा होना चाहिए एक्सटर्नल से, तब आपका करंट मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ मिक्स्ड ग्रुपिंग की, तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग करंट क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपने कंडीशन निकाल दी। तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग आपका करंट मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाता है। तो होपफुली ये होगी मिक्स्ड ग्रुपिंग, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत आपका जो आपने यहाँ तक वीडियो को अगर देखा तो भाई गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।